दोस्तों नमस्कार। 2024 नज़दीक है। कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने ईडी सीबीआई को लेके एक बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया है, इससे कई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सवाल भी खड़े होने लगे। आज हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी और उसके भविष्य को लेके। ये इसलिए ज़रूरी है कि शायद ये दुनिया में या हिंदुस्तान में अकेली पार्टी है जिसकी टॉप लीडरशिप के ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप हैं। और सिर्फ आरोप ही नहीं है, इनकी टॉप लीडरशिप कई तरह के लीगल मामलों में, कोर्ट के मामलों में फंसी हुई है, जिनमें से इनके 6 में से 2 मंत्री तो भी जेल में हैं, 2 को पिछले दिनों इस्तीफा देना पड़ा। एक जो मंत्री बचे हुए हैं उनका भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में नाम है जिसने शराब नीति बनाई। उन पे कब असर होगा पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के संस्थापक और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप हैं। अगर एक दो होते तो बात समझ में आती। जहां जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वहां से घोटाले सामने आ रहे हैं। अब ये बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि एक पार्टी जिसको भारत की जनता ने दिल खोल के समर्थन दिया और 10 साल में इस पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन मिला कि इस पार्टी के संस्थापक और कर्ता धर्ता शायद संयम खो बैठे। इसीलिए विधानसभा के पटल पे ये सुन के बड़ा अजीब लगा था जब चीफ मिनिस्टर ने ये बोला था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। एलजी कौन होते हैं बताने वाले कि हमको कैसे काम करना है। राजनीति में अगर कोई राजनेता जनता को और जनता के रिसोर्सेज को और स्टेट को अगर अपनी जागीर समझने लगे और अपने आप को मालिक घोषित करने लगे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी में मालिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यह तो आपको भी पता है। यहां पे एक ट्रस्टीशिप होती है, 5 साल के लिए किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को जनता चुनती है, जिम्मेवारियां देती हैं इस उम्मीद से कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो पॉलिसीज में लिखा हुआ है, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज राज्य की सत्ता संभालेंगी और जन कल्याण का काम करेंगी। लेकिन जब आप अपने आप को मालिक समझने लगते हो, सारे कानूनों की और पॉलिसीज की अनदेखी करने लगते हो, अपने हिसाब से हर चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हो, तो समस्याएं होना वाजिब है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ यही समस्या आज हो चुकी है। ये तो थी अभी तक की स्थिति जिसके कारण आम आदमी की लीडरशिप और पार्टी इस समय समस्याओं में है। लेकिन इस पार्टी का भविष्य क्या है? जनता ने जिस पार्टी को इतना समर्थन दिया, उस पार्टी का भविष्य क्या है? यह भी अपने आप में एक चिंता की बात है। तो आज इसकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा हम इस बात की करेंगे कि ये जो संगठन बना, इसका आधार क्या था और भविष्य क्या है। इस पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है वो कौन है और उसका भविष्य क्या है। इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जनता दोनों चीजें देखती है। और तीसरा, इन पार्टियों की जो एफिलिएशन है इस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या साझेदारी या विरोधाभास हो सकता है। इन मुद्दों पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। एक एक करके हम मुद्दा उठाते हैं कि इस पार्टी की स्थापना कैसे हुई। आपको सबको पता है, अन्ना हजारे का आंदोलन था। इस देश के अंदर एक जनता का फ्रस्ट्रेशन था करप्शन के खिलाफ। ये कहा जा रहा था बार बार कि जनता के बारे में कोई चिंता नहीं करता, जो लोग सत्ता में आते हैं वो करप्शन करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। जब ऐसी मानसिकता से राजनीति चलेगी तो लोगों में गुस्सा भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो आम आदमी पार्टी ने करप्शन को मुद्दा बना के इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चलाया, जिसमें अन्ना हजारे को फेस बनाया गया। और देश के हर समझदार इंसान ने, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बिजनेसमैन ने, जो लोग करप्शन से परेशान थे, वर्चुअली देश का हर आदमी, उसने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। इसलिए पूरे देश में ये आंदोलन चला। और उसका असर ये हुआ कि उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके लिए मुसीबतें बढ़ती गई और वो स्थिति हमारे सामने है।
लेकिन आज स्थिति क्या है? आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वही करप्शन का एजेंडा अपने हाथ में ले लिया और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके करप्शन पे कुठाराघात हो रहा है। तो अब करप्शन का मुद्दा तो केजरीवाल साहब के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि बीजेपी ने करप्शन को अपना एजेंडा बना दिया। और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इस देश में, वो एक मैसेज सबके पास जा रहा है कि शायद बीजेपी करप्शन को लेके सीरियस है। पब्लिक परसेप्शंस तो ये है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, करप्शन बढ़ भी गया है। बहुत सी संस्थाएं इस सख्ती का फायदा उठा के करप्शन बढ़ा भी रही हैं। कई जगह पे ईडी और सीबीआई के अधिकारी अपने आप में बिजनेसमैन को फोन कर रहे हैं और उनसे एक हिसाब से वसूली की बात करते हैं या मुकदमे सेटल करने की बात करते हैं, जिस पे भी प्रधानमंत्री को नज़र रखनी पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए ईडी और सीबीआई को, कि अगर कोई भी उनका अधिकारी, और वो सिर्फ डायरेक्ट सीबीआई या ईडी में नहीं होनी चाहिए, वो डायरेक्ट पीएम में होनी चाहिए, पीएमओ में, कि अगर कोई भी अधिकारी अपने आप को ईडी सीबीआई की बात कह के जनता को परेशान करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो मुद्दा ये है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए करप्शन के मुद्दों को लेके। वापस आते हैं हम आम आदमी के मुद्दों को लेके। देखिए, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें इस बात को सोचना होगा कि अगर आम आदमी पार्टी का करप्शन का मुद्दा हट जाता है, या वो कहते हैं नहीं हम सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, तो जिस तरह से एलिगेशंस या एविडेंसेस आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, वहां तक तो ठीक है कि आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा मान सकते थे, लेकिन चिंता तब होती है जब कोर्ट्स में भी इनकी दलीलें नहीं चलती। एक के बाद एक अगर इनकी जमानत याचिकाएं खारिज होती जाती हैं इनके नेताओं की, इसका मतलब यह है कि मामले गंभीर हैं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। तो ये कहना कि भारत सरकार या ईडी या सीबीआई हमारे पीछे पड़ी हुई है, हैरेस कर रही है, अगर ये मुद्दे कोर्ट तक नहीं जाते, सिर्फ हरेसमेंट तक होते, तो हम इस बात को मान लेते। लेकिन अब सीबी और ईडीआई ने सारी जानकारी कोर्ट्स के सामने रखी है, जजेस के सामने रखी है, और अगर जजेस इनको जमानत नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैसेज बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं तो घोटाला है और ये लोग उसमें सम्मिलित हैं। और ये आंच धीरे धीरे इनके मंत्रियों से निकलती हुई अब इनके मुख्यमंत्री चेहरे पर, जो इनकी पार्टी के कन्वीनर हैं, उन तक जा रही है। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि साहब बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो क्या ये भी ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट्स भी इनकी बात नहीं सुन रहा, वो भी राजनीतिक दलों के साथ या सरकार के साथ मिल गए हैं? ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं जुडिशरी को लेके। तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। अब बात करते हैं लीडरशिप से हटके ऑर्गेनाइजेशन को लेके। ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो एक इमोशनल ग्राउंड पे पार्टी बनी थी। इनका कोई कैडर नहीं है, इनका कोई इतिहास नहीं है। और आपको ये पता है कि इमोशनल ग्राउंड पे कभी भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोग नहीं जुड़ पाते हैं, एक एंकरिंग नहीं हो पाती। इसीलिए आपके पास या तो इतने बड़े मुद्दे हों कि लोग अपनी जो परेशानियां हैं उनसे हटके फिर भी आपको साथ दें, एक इमोशनल कनेक्ट हो। सिर्फ ये कहना कि हम ईमानदार राजनीति देंगे, हम ट्रांसपेरेंट राजनीति देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री सब कुछ देंगे, इससे आदमी कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तो आप सबको दोगे। ये धर्म जात के आधार पे या वोटर और नॉन वोटर के हिसाब से तो आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। लेकिन एक लिमिट के आगे सबको पता है कि ये चीज़ें हो नहीं सकती। बहुत सारी राज्य सरकारों की प्रॉब्लम ये है कि उनका बजट घाटे में है। दिल्ली सरप्लस बजट वाली सरकार थी, क्योंकि वहाँ पे आधे से ज़्यादा खर्चा केंद्र सरकार उठा लेती है, और जो टैक्स आता है वो सिर्फ जनता के सेवा में लगाना होता है, जिसमें आप एजुकेशन कह सकते हो, हेल्थ केयर कह सकते हो, लोकल सड़कें हो सकती हैं, लोकल हॉस्पिटल्स हैं, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम होता है वर्चुअली वही काम राज्य सरकार को भी करना होता है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की स्थिति अलग है। चैलेंज आता है आम आदमी पार्टी को पंजाब को मैनेज करने में।
और अगर पंजाब का मॉडल सक्सेसफुल बनता है, लोग वहाँ खुशहाल हैं, क्राइम रेट कम है, इस जिस तरह से वो खबरें निकल के आती हैं पंजाब से, ये आम आदमी के लिए कोई सुखद खबर नहीं देती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहले पंजाब की गवर्नेंस पे ध्यान देना होगा। अगर आप पंजाब की गवर्नेंस पे ध्यान देते हैं तो क्रेडिट जाएगा भगवंत मान को, केजरीवाल साहब को नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि भगवंत मान का स्टेचर केजरीवाल साहब से बड़ा होता जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या केजरीवाल साहब को यह टॉलरेट होगा? सवाल यह बनता है। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर भगवंत मान और उनकी सरकार पंजाब में अच्छा काम करती है तो फिर सवाल यह आता है कि केजरीवाल साहब का क्या होगा, क्योंकि उनके मंत्रियों पे आरोप है, केजरीवाल साहब के खुद पे आरोप है। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है क्योंकि कई मुद्दे अभी आने बाकी। अब सवाल आता है एक और बात का लेके कि अगर केजरीवाल साहब के ऊपर भी लीगल कार्रवाई शुरू होती है तो आम आदमी पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है? और यह सबसे बड़ी कमजोरी है आम आदमी पार्टी की। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल साहब चाहते हैं आम आदमी पार्टी चले तो इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। हर चीज सेंट्रलाइज अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, ये बहुत घातक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या सेकंड लाइन केजरीवाल साहब डेवलप करेंगे? क्या ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी है, या वहां पे भी नेपोटिज्म होगा, या वही लोग सामने आएंगे जिनसे केजरीवाल साहब का भाई भतीजावाद या पुराना कोई रिश्ता है? ये चीज जनता देखेगी। तो ट्रांसपेरेंसी जब तक आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में नहीं आएगी, सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएगी, लोकपाल की इन्होंने बात करी वो नहीं हुआ, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हुई वो नहीं हुआ, तो इस समय पार्टी को अगर अगले 2024 और उसके आगे के चुनाव की तैयारी करनी है तो केजरीवाल साहब को अपनी पार्टी पे ध्यान देना होगा। 100% वोटिंग दिल्ली नहीं है, देखिए देश में 700 से ज्यादा जिले हैं, दिल्ली एक छोटा सा अपने आप में एक जिला आप मान सकते हैं। हालांकि टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली 7 जिलों में बांटा गया है, लेकिन टेक्निकली किसी भी स्टेट के एक जिले से छोटा है दिल्ली, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो एक जिले का मुख्यमंत्री, जिले को मैनेज करने के लिए आप दिन भर स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्या केजरीवाल साहब 700 जिलों में जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाएंगे तो पार्टी का संगठन कौन है, कैसे चलेगा? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये इतना आसान होता तो जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे शरद पवार हैं, ममता बनर्जी है, लालू प्रसाद यादव हैं, डीएमके है, तेलंगाना है, बाकी लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये अपनी पार्टी का विस्तार भी कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक है और निश्चित रूप से रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन अगर रिसोर्सेज के लिए फिर 2 नंबर का काम होता है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। अब अगला मुद्दा आता है जो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है कि पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां अपने दम पे तो मोदी और बीजेपी को चुनौती दे नहीं सकती, तो इनको अब करना होगा अलायंस। जब ये अलायंस की बात करते हैं तो ये किससे करेंगे? क्या कांग्रेस से करेंगे? कांग्रेस ने तो ऑलरेडी हाथ के पीछे खींच लिए। क्या ये रीजनल पार्टीज में करेंगे? क्योंकि अगर रीजनल पार्टीज में ये करते हैं तो रीजनल पार्टीज फर्दर मार्जिनलाइज होंगी, वो अपने अपने क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को एंट्री देंगी। कौन पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा कि उसके खिलाफ और ज्यादा कंपटीशन हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज केजरीवाल साहब को अपने राज्यों में आके पैर जमाने की कोशिश करने देगी। इसका मतलब यह है कि अलायंस होना मुश्किल है। इस कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में जहां बीजेपी उन सबसे बड़ी पार्टी है जिसके खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही, रीजनल पार्टीज उनको घुसने नहीं देंगी, तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? जबकि लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेकेंड राउंड ऑफ लीडरशिप दिख नहीं रही, तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, जो लीडरशिप है, और खासकर केजरीवाल साहब को सोचना होगा कि एक आदमी अपने आप में संगठन नहीं होता है।
और जब तक आप संगठन पे काम नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली में सत्ता आई, इमोशनल बैकग्राउंड था। पंजाब में सत्ता आई, पॉलिटिकल वैक्यूम था। हर स्टेट में ऐसा नहीं है। अब चुनौतियां बड़ी हैं, गंभीर हैं। केजरीवाल साहब को आम आदमी पार्टी के लिए, इसके भविष्य के लिए सोचना होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा गंभीर है, सीरियस है, लोगों को सोचना चाहिए, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज को, और एज ए जनता, एज ए वोटर्स हमें भी सोचना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देश हित में है। इस तरह के मुद्दों पे भी विचार जरूरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।